वेलकम बैक टू एसके वन किस एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन, जहां पे हम लोग फिर से जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इस बार होगा सॉल्यूशन 29 जनवरी के शिफ्ट सेकंड का, जो कि कल का शिफ्ट सेकंड का पेपर है। कल का शिफ्ट फर्स्ट हम लोगों ने सॉल्व किया था, लेकिन उसमें सारे प्रॉब्लम्स हमें उस टाइम तक नहीं मिल पाए, तो जितने प्रॉब्लम्स हमें मिले हम लोगों ने सॉल्व किया। आई थिंक इट वॉज रफली अबाउट 14 और 15 समथिंग। एंड आज जो कि हमारे पास एक्चुअल में सारे प्रॉब्लम्स है, विल ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। हम लोग अपनी सॉल्यूशन यहाँ से बिगिन करते हैं। एंड हियर इज द फर्स्ट प्रॉब्लम वी कंसिडर that a liquid drop of radius r is divided into 27 equal parts. Find out the work done if surface tension of liquid is T. तो आपके पास एक लिक्विड ड्रॉप है, दिस इज अ रियल अमेजिंग क्वेश्चन कि एक लिक्विड ड्रॉप को आपने 27 छोटे छोटे ड्रॉप्स में डिवाइड किया। एंड अगर इस लिक्विड का, इस वाटर जो भी हमारे पास लिक्विड है, इसका सरफेस टेंशन T है, व्हाट इज द वर्क डन नेसेसरी टू डू सो। वेल यहाँ पे जो वर्क होगा हमारा, दिस विल जस्ट बी इक्वल टू द टेंशन टाइम्स में जो चेंज इन एरिया हो रहा है, जो चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड ड्रॉप्स हमें फाइंड बेसिकली करना है कि चेंज इन सरफेस एरिया क्या है, द प्रॉब्लम इज सॉल्व। ये जो चेंज इन सरफेस एरिया होगा, दिस विल बी इक्वल टू वेल 27, यहाँ पे 4 पाई हो गया, टाइम्स में हम लोग एक 27 भी लिख देते हैं, टाइम्स में जो हमारा रेडियस होगा of these individual little drops squared माइनस में 4 पाई टाइम्स में कैपिटल R स्क्वेयर। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, ये छोटा सा R फाइंड करना है। इफ यू कंसिडर कि आपके पास एक बड़ा सा ड्रॉप है एंड उसको आपने 27 ऐसे ड्रॉप्स में डिवाइड किया है, तो आपको पता है कि एक वॉल्यूम को आपने 27 इक्वल वॉल्यूम्स में डिवाइड किया है। एंड अगर एक वॉल्यूम को 27 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया है, सो दिस V प्राइम, एंड ये जो V होगा इनका रिलेशन है कि V प्राइम इक्वल्स V ओवर 27। एंड हमें पता है कि वॉल्यूम गोज एज द क्यूब ऑफ द रेडियस। तो आपको क्या पता चला कि R प्राइम और बेसिकली जस्ट स्मॉल r शुड बी कैपिटल R बाई 3। तो ये क्या पता चल गया, R स्क्वेयर होगा R स्क्वेयर ओवर 9। सो द चेंज इन एरिया इज वेल इक्वल टू 4 पाई टाइम्स 27, इसलिए क्योंकि 27 ऐसे एरियाज है, टाइम्स में हो गया आपका R स्क्वेयर ओवर 9 विच विल कैंसिल आउट दिस थिंग इन 3 टाइम्स माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वेयर, विच बेसिकली गिव्स यू व्हाट दिस गिव्स यू 8 पाई R स्क्वेयर। एंड यहां से आपको 8 पाई R स्क्वेयर मिल गया, मतलब जो टोटल वर्क डन होगा दिस विल बी 8 पाई R स्क्वेयर टाइम्स द टेंशन T, द सरफेस टेंशन। एंड ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये जो आंसर है हमारा 8 पाई R स्क्वेयर T, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, इक्वल वॉल्यूम रॉड्स हैव क्रॉस सेक्शन एरिया इन रेशियो 4:1 if F1 is required to increase delta L extension in first rod and F2 is required to for delta L extension in second rod, find F1 over F2। तो दो रॉड्स हैं एंड यहाँ पे इनफैक्ट लास्ट में लिखा भी है कि बोथ रॉड्स आर ऑफ सेम मटेरियल, सो यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा। एंड ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों के पास सेम वॉल्यूम है, दे माइट हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। एंड हमें बताया ये गया है कि इक्वल चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, इक्वल एक्सटेंशन के लिए इस पे दोनों साइड से F1 लग रही है, इस पे दोनों साइड से F2 लग रही है, जहां पे इनका रेशियो F1 is to be F2 is well given to be 4 is to be 1। तब हमें बताना है कि ये F1 ओवर F2 अगर हमारा, सॉरी ये फोर्सेस के रेशियो नहीं है, ये क्रॉस सेक्शन के रेशियो, कि अगर A1 ओवर A2 आपका 4 ओवर 1 है तो F1 ओवर F2 क्या है। सो यहाँ पे बेसिकली हमें फॉर्मूला यूज करने वाली, यू कैन यूज यंग्स मॉड्यूलस, यू नो कि जो स्ट्रेस होगा, सो यू राइट F1 ओवर A1 शुड बी इक्वल टू द यंग्स मॉड्यूलस टाइम्स स्ट्रेन, सो डेल्टा L ओवर L1 राइटिंग फॉर द फर्स्ट रॉड। फर्स्ट रॉड का अगर मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया वेल कंसिडर किया है 4A एंड सेकेंड रॉड का कंसिडर किया है A, अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव रेशियोज यू राइट दैट F1 ओवर 4A इज वेल इक्वल टू गामा डेल्टा L ओवर, अब हम लोग इनकी लेंथ का रेशियो लेते हैं, क्योंकि दोनों रॉड्स का वॉल्यूम इक्वल है, बट वेल यू नो कि इनका क्रॉस सेक्शन इक्वल नहीं है, बल्कि इट हैज अ डिफरेंस ऑफ
वेल नॉट एग्जैक्टली 4 यूनिट्स बट अ 4 फैक्टर ऑफ यूनिट्स। तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे सिंस इक्वल वॉल्यूम के लिए यू बेसिकली कंसिडर कि जो L1 टाइम्स में A1 होगा दिस शुड बेसिकली बी इक्वल टू L2 टाइम्स में A2 एंड व्हाट दैट मींस इज कि अगर फर्स्ट रॉड के पास 4 टाइम्स क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकंड तो सेकंड के पास 4 टाइम्स लेंथ होनी चाहिए ऑफ फर्स्ट। सो व्हाट यू राइट कि अगर इसकी मैंने लेंथ L लिखा सो आई राइट द सेम इक्वेशन F2 ओवर में A इट हैज द क्रॉस सेक्शन इक्वल्स गामा डेल्टा L ओवर यहाँ पे 4L हो गया। नाउ व्हाट यू बेसिकली डू इज डिवाइड दीज टू इक्वेशंस। आपको पता चला F1 ओवर 4F2 शुड वेल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए एंड F1 ओवर F2 इक्वल्स 16। तो ये हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। हम लोग अपने ऑप्शंस चेक करते हैं एंड 16 इज वेल द सेकंड ऑप्शन जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहां पे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल क्वांटिटी Q इज डिस्क्राइब बाय द रिलेशन Q इक्वल्स A पावर 4 B क्यूब C स्क्वायर over C square if the relative errors in measurement of A, B and C is 3%, 4% and 5% respectively, then the percentage error in Q will be। तो यहाँ पे A में कितना है 3%, B में है 4%, C में है 5%। तो आपको क्लियरली पता है कि जो परसेंटेज एरर इन Q होगा वेल दिस विल बी डेल्टा Q ओवर Q इनटू में 100। इससे आप लिखोगे 4 टाइम्स द परसेंटेज एरर। यहाँ पे ये जो हमारे पावर्स होते हैं these will actually serve as the relative scales of this particular thing, that is 4 टाइम्स में हो गया डेल्टा A ओवर A इंटू 100 प्लस में हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा B ओवर B इंटू 100 प्लस में 2 टाइम्स डेल्टा C ओवर C इंटू 100 कंसिडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड वाइज, वरना यहाँ पे -2 दिखता बट यू डोंट सी क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देयर आर ऑल एरर्स। तो दिस इज बेसिकली 4 टाइम्स में हो गया 3%, 12% प्लस 12% प्लस 10% दैट इज 34%। ये इस केस में आपका जो रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ Q होगा which actually it seems is pretty bad when you are measuring something that is a 34% of error. So the third option यहाँ पे जो हमें दिख रहा है this will be the correct option. Next जो हम लोग प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, the fourth question, this is कि a particle is tied to a rope, it is moving such that it just completes the vertical circle. Find the ratio of kinetic energy of lowermost point and uppermost point respectively. तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है एंड द थिंग इज कि इसमें एक पार्टिकल चल रहा है एंड दिस इज द लोअर मोस्ट पॉइंट, कॉल इट पॉइंट 1 एंड हियर इज द अपर मोस्ट पॉइंट, कॉल इट पॉइंट 2 एंड हमें इनके रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज निकालनी है। फर्स्ट थिंग यू डू इज ड्रॉ द FBD एंड यू फाइंड दैट दिस इज द काइंड ऑफ FBD that you would get in this particular situation. And the very fact कि यहाँ पे ये barely circle complete करता है imply करता है कि at the topmost point ये string loose होगा, मतलब tension इसमें 0 होगा। So gravity is the only force causing centripetal acceleration. So इस point पे you find that G should be equal to V2 square over L provided L is the length of the string. इस point पे पता चला T minus mg is the thing, so T minus mg equals mv1 square over L। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज देखते हैं so you can clearly see कि अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करने की, इनफैक्ट टोटल एनर्जी कंजर्व करने की कोशिश किया बाय कंसीडरिंग दिस आर द 0 पॉइंट एनर्जी, सो हियर यू कैन क्लियरली सी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, हियर इज V2 एक्चुअली। सो यू सी कि इस पॉइंट पे मैं लिखता हूं दैट हाफ m V2 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे V1 है, या हाफ m V2 स्क्वायर प्लस में ये कितनी हाइट है, दिस विल बेसिकली बी इक्वल टू 2L, सो 2mgL शुड बी इक्वल टू हाफ m V1 स्क्वायर, राइट। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट फर्स्ट
to that of kinetic energy at second point, right? मतलब हमें हाफ एम v1 स्क्वेयर ओवर में हाफ एम v2 स्क्वेयर निकालने, ये हाफ एम v2 स्क्वेयर हम लोग कैसे निकालें? वेल यू क्लियरली सी कि जो v2 स्क्वेयर है ये तो सिंपली gl के इक्वल है। सो व्हाट यू फाइंड इज कि जो हाफ एम v2 स्क्वेयर है दिस इज नियरली इक्वल टू हाफ mgl and will half mv1 square किसके इक्वल होगा? You aren't using this equation, we are not interested in tension, we are merely conserving energy. You find कि जो half mv1 square है ये इक्वल होना चाहिए इस half mgl which is basically half mv2 square half mgl plus 2 mgl which is well equal to 5 mgl over 2। मतलब आपको पता क्या चला कि अब मैंने अगर फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी को सेकंड पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड किया, आई फाइंड द रेशियो 5 एंड वेल दैट इज द आंसर। तो यहां पे हम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया एंड वेल दिस ऑप्शन अगर हम लोग कंसीडर करते हैं सो दिस इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज आवर आंसर। हमारा बोर्ड फिल हो गया, सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑलराइट एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम के टुवर्ड्स मूव करते हैं व्हिच इज फिफ्थ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है दिस वेल रिलेट्स रे ऑप्टिक्स फॉर कनकेव मिरर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 15 सेंटीमीटर एंड हैविंग वर्चुअल इमेज विथ ट्वाइस मैग्निफिकेशन देन फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज। तब यहाँ पे हमारे पास एक कनकेव मिरर है जिसकी बेसिकली मैग्निफिकेशन की बात हुई है विच इज 2 एंड यहाँ पे अगर इफ यू कंसिडर दिस वेल टू बी लेट्स कॉल इट x हमारा ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है एंड यू हैव दिस कनकेव मिरर एंड यहाँ पे आपके पास एक इमेज है, सो यू बेसिकली नो कि जो मैग्निफिकेशन होता है दिस इज -v ओवर u जो कि 2 के इक्वल है। मतलब आपको पता चला कि ये जो v है दिस इज इक्वल टू वेल -2u। सो हियर यू बेसिकली सी कि अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को x माना है विदाउट साइन कन्वेंशन फॉर नाउ, तब ये जो मेरी डिस्टेंस होनी चाहिए ये 2x होनी चाहिए। And you have been told कि the distance between object and image is well 15 centimeter. So you say that 3x is 15 centimeter and x is 5 centimeter. मतलब आपको object distance भी पता चल गया, image distance भी पता चल गया। What you have to calculate is the focal length of the concave mirror. So you write 1 by v plus 1 by u is well 1 by the focal length and this is equal to 1 by v जो हमारा हो जाएगा दिस विल बी 1 by 2x प्लस 1 by -u एंड दैट इज यहाँ पे इसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया -x से कंसिडरिंग द साइन कन्वेंशंस। सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू -1 by 2x विच इज वेल इक्वल टू -1 by 10। मतलब आपका जो फोकल लेंथ होगा दिस शुड इक्वल -10 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज आवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम। यहां पे अगर हम लोग अपने ऑप्शंस मैच करें, जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा -10 सेंटीमीटर, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सिक्स्थ है हमारा, दिस इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय 6 i cap plus 5 j cap plus 3 k cap न्यूटन per coulomb. Find flux through passing through a surface of area 30 meter square which is in yz plane. तो पहली चीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बता दी गई है, वेल दिस इज गिवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स 3 i cap plus 5 j cap plus 3 k cap इन SI यूनिट्स न्यूटन पर कूलम। अब हमारा एक एरिया वेक्टर हमें कंसिडर करना है, वेल दैट इज बेसिकली फॉर अ एरिया फॉर एन एरिया 30 मीटर स्क्वायर विच इज इन yz प्लेन। अगर ये yz प्लेन है जो हमारा एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी इन x डायरेक्शन, क्योंकि मैंने एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया, हियर इज y, हियर इज z एंड हियर इज x। तो अगर ये जो एरिया हमारा है ये पूरा प्लेन सरफेस yz प्लेन में है, तो हमें क्लियरली पता है एरिया वेक्टर बाहर निकलेगा इन द x डायरेक्शन। सो यू कंसिडर द एरिया वेक्टर एज 30 मीटर स्क्वायर एंड दैट इज i cap मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, वेल यू नो दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द एरिया वेक्टर फॉर कांस्टेंट फील्ड। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी दिस टाइम्स दिस, दैट इज 180 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
and that is our answer to this problem. 180 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट सेवंथ प्रॉब्लम. ये जो सेवंथ प्रॉब्लम है हमारे पास, दिस इज वेल a rod of length 2 meter moving with velocity 2 millimeter per second along positive x and b equals to Tesla along negative side of x-axis. Find the EMF induced in the rod. And here if you basically know the laws of induction, how EMF is induced, आपको well पता है कि कोई EMF induce नहीं होगा. Why is that so? क्योंकि अगर आप एक रॉड कंसिडर करते हो, मान लो इस लेंथ की, एंड यू हैव अ रॉड राइट हियर, एंड ये एक्स एक्सिस के अलोंग चलता है विद 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, एंड जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, एंड यू से कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस रॉड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी. द थिंग इज यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा. एंड अनदर थिंग दैट यू कैन गेट फ्रॉम हियर, विल यू नो कि मैग्नेटिक जो हमारी ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है इसे एज अ वेक्टर, इनफैक्ट इट इज नॉट डायरेक्टली अ वेक्टर बट इसे एज वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट किया जाते हैं. सो इसकी एक वेक्टर इक्वेशन आप लिखते हो दैट इन्वॉल्व्स वेल द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी, जिससे ये पूरा एरिया चल रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट, ये पूरा रॉड चल रहा है. एंड सिंस दे आर जस्ट एंटी पैरेलल टू ईच अदर, आपको पता है कि यहाँ पे कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनेगा, दैट इज जीरो. You basically say that well this EMF induced, that is the time rate of change of magnetic field is zero. तो जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा, the option number second, that is our correct option in this problem. 0 volts. Next जो हमारा प्रॉब्लम है, well this is AC circuit and voltage is given below. I equals 100 sin omega t, V equals 100 sin omega t plus pi by 3. Find the power consumed. तो पहली चीज करंट बताया है, इट इज एन एसी सोर्स 100 sin ओमेगा टी, एंड जो वोल्टेज है हमारे पास दिस इज 100 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3. आपको पता है कि पावर कंज्यूम्ड आप लिख सकते हो as the RMS potential times the RMS current times the power factor which is cos of the phase difference of the current in the voltage. तब इसे मैंने लिख दिया since this is the maximum, the peak value of potential or the voltage and this is the peak value of current, इन्हें √2 respectively divide करने से आपको इनकी RMS value मिलती है. So it is 100 over √2 times 100 over √2 times में हो गया हमारे पास this power factor is gonna be cos of pi by 3. So ये हमारे पास 100 ओवर में 2 हो गया. Well this is 10 पे पावर 4 over 2 which is 10,000 over 2 which is 5,000 times में 1 by 2 which is 2500 watts. तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन है 2500 watts, that is the correct option. Next problem. This is if path difference between two rays is 7 lambda over 4 where lambda is the wavelength of light ray and both rays have same intensity. Find the ratio of net resultant intensity for a given path difference versus maximum possible net intensity. तो ये जो क्वेश्चन है, ये you have to consider the formula कि जो resultant intensity होती है ड्यू टू well two light rays जो कि कंबाइन हो रही है या फिर two any sort of EM waves जो कि कंबाइन होती है is that of first plus that of second plus 2 root of first intensity times intensity of second and cos of well their phase difference, जो कि कैलकुलेट हो सकता है as we'll be doing shortly. हमें यहाँ पे पता है कि दोनों सेम इंटेंसिटी की है, so this can will be written as 2i plus 2i cos of phi. Now the thing is कि अगर इनका पाथ डिफरेंस है 7 lambda over 4, so you basically see that the phase difference is well going to be 7 lambda over 4 times the phase difference that you would get from maybe a complete एक अगर wavelength का difference होता so that would be 2 pi by lambda, right? So यहाँ से lambda cancel हो गया, इससे ये cancel हो गया, ये this term is going to be 7 pi by 2. तो अब आपको पता चला कि जो resultant intensity होगी this can be written as 2i plus 2i cos of 7 pi by 2.
ना 7π/2 का जो कॉस होता है दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, दिस इज ओनली इक्वल टू 2i एंड दैट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। अब क्या हो रहा है कि इसका हमसे रेशियो पूछा गया टू द मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट इंटेंसिटी। सो लेट्स कंसीडर अक्रॉस एनी पॉइंट इन स्पेस जहां पे ये जो कॉस टर्म है इज मे बी मैक्सिमम, दैट इज 1। हमें पता है कि ऐसे केस में जो भी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है दिस इज 4 times the intensity of one, and this might seem counterintuitive at first कि ये जो हमारी दो इंटेंसिटीज ऐड हो रही हैं ये 2i के बजाय 4i कैसे हो गया। वेल यू से कि जो हाइट होती है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स होती है दैट आर डायरेक्टली गेटिंग सुपर इम्पोज्ड, बट सिंस द इंटेंसिटीज वैरी अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड्स, तो 2i के बजाय ये 4i होंगी। So here you consider the resultant over the maximum intensity is equal to half. And that is our answer to this problem. यहाँ पे जो हमारा आंसर है this is basically option number 3rd 1/2। जो हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम है well this is problem number, यहाँ पे नंबरिंग देखें so this is 10th problem. The pressure inside a container is 1.3 atmosphere and particle density inside it is 2 times 10^25 per cubic meter, where K, which is the Boltzmann constant, 1.3 into 10^-23. Find temperature inside the container. So this is a simple application of PV equals NKT, where N is now the number of molecules, K is the Boltzmann constant. तो हमें पता चला कि टेम्परेचर निकालना इट इज वेल इक्वल टू PV over NK. And you know कि the number of particles inside this particular medium or inside this container, the density of particles times the volume of this particular container लिखा जा सकता है. So when I write it this way, I can see that this is equal to P over dk, and this is not the differential element of some quantity k. This is d times k, and well this is equal to pressure है हमारा है 1 atmosphere, 1.3 atmosphere actually. So we consider 1.3 टाइम्स में, अब यहाँ पे हम लोग 1.1 कंसिडर कर सकते हैं, इंटू 10⁵ पास्कल हो गया, ओवर में जो पार्टिकल डेंसिटी है 2 इंटू 10⁵25 इंटू में ये जो हमारा k है दिस इज वेल गिवन टू अस एज 1.3 इंटू 10⁻23। वन वेरी नाइस थिंग राइट है कि 1.3 से 1.3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे -23 है, इससे हम लोग ऐसे 2 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं, इसे 3 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू कि फॉर जस्ट एन असम्पशन इसे 1.1 यूजुअली लिया जाता है, बट फॉर सिंपल कैलकुलेशंस वी कुड कंसीडर इट विल टू बी 1.0, दैट इज ओनली 1। जिस केस में ये जो पर्टिकुलर चीज हो जाएगी दिस विल बेसिकली हैपन विल 0.5, सो इट इज 0.5 इंटू 10⁻³ विच इज 500 केल्विन, एंड इस सिचुएशन में ये हमारा आंसर हो जाएगा 500 केल्विन, विच इज आवर फोर्थ ऑप्शन। हमारे इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन है हो जाएगा। वेल द बोर्ड इज फिल्ड वंस अगेन, सो आई विल पॉज। ऑलराइट, एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ प्रोसीड करते हैं। दिस इज अवर 11th प्रॉब्लम, जो कि एक बेसिक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, एंड दिस प्रॉब्लम इज कि इफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x equals 3t³ minus 2t plus 20, then find its velocity when acceleration becomes 0 where x is in meter and t is in second. तो हमारा पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, इसका कोऑर्डिनेट हैज बीन गिवन एज 3t³ minus 2t plus 20. तो इसका velocity when the acceleration is 0, well you know velocity as a function of time is equal to 90 square minus 2, and when the acceleration as a function of time is equal to 18t, तो t की किस वैल्यू पे ये 0 होगा? well when t equals 0 itself, मतलब हमें velocity at 0 पूछा गया है, which is equal to -2 meter per second, and that is our answer to this problem. ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो हमारा सॉल्यूशन है फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, -2 मीटर पर सेकेंड। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वेल दिस इज अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, स्टेटमेंट 1 पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम and negative charge revolves around it. Statement 2 negative charge is embedded in positive charge.
तो यहाँ पे इट इज अगेन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? आपको पता है कि रदरफोर्ड मॉडल में जो पॉजिटिव चार्ज होता है इट इज कंसेंट्रेटेड इन द सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। एंड जो स्टेटमेंट 2 है नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इन पॉजिटिव चार्ज, दैट डजंट हैपन, वो थॉमसन मॉडल में होता है, इट डजंट हैपन इन रदरफोर्ड मॉडल। जो ऑप्शन थर्ड है हमारा कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 is false. ऑप्शन थर्ड है हमारा करेक्ट आंसर। अब यहां पे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दिस इज वेल an EM web has electric field given by vector E equals, let me just write the expression, vector E equals 9.6 j cap sine of 2 pi times 30 into 10 power 6t minus 1 over 10x, where x and t are in SI units, the maximum magnetic field is. So one thing that you know कि यहाँ पे जब maximum को relate करना होता है, you know that well E naught, if I call this the maximum electric field and if I call this B naught the maximum magnetic field, E naught over B naught should well be equal to V, जहाँ पे V is the speed of our wave. Speed of wave क्या होता है? It is basically omega over k. Omega is the factor in front of the time and k is the factor in front of x in our equations of electric और magnetic field, जो कि यहाँ पे आपको clearly दिख रहा है 30 into 10 power 6 over 1 over 10 considering only magnitude wise 3 into 10 power 8 के equal हो रहा है मीटर पर सेकेंड। Well, that tells you that it is clearly light. In fact, सारी electromagnetic waves इसी स्पीड से ट्रैवल करती हैं, so it might be some other electromagnetic wave as well. तो यहाँ पे जो only चीज that you have to consider is that the maximum value of magnetic field has to be equal to E naught over c, the speed of light in vacuum. So this is equal to maximum value of well electric field, which is 9.6 j cap divided by well this is speed 3 into 10 power 8 and this is 3.2 into 10 power minus 8 टेस्ला। तो इस गिवन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू एंड हियर द फर्स्ट ऑप्शन 3.2 into 10 power minus 8 टेस्ला इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे जो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, द 14th क्वेश्चन, दिस इज वेल अ प्लैनेट एट डिस्टेंस r from the sun takes 20.0 days to complete one revolution around the sun. What will be the time period for a planet at a distance r over 4 from the sun? तो आई एम नॉट रियली श्योर कि ये 20.0 है या फिर 200 है, क्योंकि पॉइंट इज देयर और नॉट, आई एम नॉट रियली श्योर। यहाँ पे इट the text is really small, so we are just considering 200 days को हम लोग consider करते हैं कि meanwhile the solution is again gonna be the same, जो हमारी numerical value है this is a little confusing according to this text written here, so we are considering it to be 200. Kepler का law apply करेंगे, so you know that the square of time period is going to be the distance cubed from the sun, of course, considering that this kind of motion is happening only a circle which is merely an assumption, क्योंकि actual motion and ellipse के along होता है, so you consider that t1 square over t2 square should well be equal to r1 cube over r2 cube and this should well equal कि अगर हमारा जो पहला डिस्टेंस है ये r हमें बताया गया and this is r cube and दूसरा डिस्टेंस r over 4 है, so it is r cube over 64, so this thing is clearly equal to 64, राइट? मतलब आपको पता चला कि जो t2 स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू t1 स्क्वायर ओवर 64 which implies that t2 हमारा इक्वल हो जाएगा t1 ओवर 8 के, राइट? Because well you are taking the square roots both sides and this should give you well 200 days over 8 and the final answer that you are going to report from this solution is going to be in days, so cancel them out and you find well that it is 2 4 times यहाँ पे 100 हो गया, this is 25, so this is well equal to 25 days which seems a perfectly reasonable answer. तो यहाँ पे जो 25 days है हमारा करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन है, so that is
राइट कि ये इंस्टेड ऑफ 20.0 विच आई थॉट इट वाज 200 डेज ही था. सो 25 डेज इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस प्रॉब्लम, द फर्स्ट ऑप्शन. अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि टू पार्टिकल्स x एंड y हैविंग सेम चार्ज आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटर मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट एंड परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद रेडाई r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली, देन masses आर इन रेशियो. तो दो पार्टिकल्स हैं x एंड y, इन फैक्ट दीज पर्टिकुलर वेरिएबल्स आर ऑफ नो कंसर्न टू अस. सेम इनके पास चार्ज है, मैं Q मान लेता हूं बट इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, कंसिडर इट Q and well they are accelerated through the same potential difference and after they are accelerated इनके पास एक velocity हो गई इनकी according to the respective masses and accelerations. So you basically find ये आप एक uniform magnetic field में enter करते हैं जहां पे x basically moves and this is in a perpendicular to their velocity. So x moves in a uniform circular motion with radius r1 and y does so in r2. So the ratio of their masses has been questioned. So what you do is कि पहले जब ये assuming rest से start होते हैं, it is not clearly written but that is what we need to assume. तब ये clearly जब rest से start होंगे, they will accelerate in the magnetic field, sorry electric field first. In this potential difference, you write they have the same charges, the force acting on them is gonna be the same under the same length of the same potential difference, and well you see कि this is going to be m1 times v1 square over 2 delta L and which should perfectly equal m2 times v2 square over 2 delta L for this constant force acting. मतलब हमें पता चला कि m1 over m2, well m1 over m2 हमारा v2 square over v1 square के equal होना चाहिए. That is one question we got. We are still going to solve it further. अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं ये इतनी ही स्पीड से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज वेल परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी राइट, तो ये सिर्फ चेंज लाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा. यू नो कि जो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करने के बाद दे विल ईच बी एक्सपीरियंसिंग दिस फोर्स q टाइम्स वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b. वेल इनका मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, दैट वेक्टर v एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर, दिस इज q टाइम्स v टाइम्स b. तो अब इन पे डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटीज दैट दे हैव एक्वायर्ड. नाउ द थिंग इज कि इस चीज को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं दैट फॉर द फर्स्ट पार्टिकल m1 v1 square over r1 should well be equal to, you know, this should equal q times v1 times b, right? And you know कि m2 v2 square over r2 should also equal q times v2 times b. अब यहां से हमें पता चला कि मैं क्लियरली इन चीजों को डिवाइड कर सकता हूं with each other. And you find that now if I divide the two equations, I am getting over here that m1 over में हो गया हमारा m2 टाइम्स में हो गया v1 over v2 एंड टाइम्स में हो गया आपका r2 over r1 should well equal 1. एंड नाउ यू नो कि m1 over m2 को मैं v2 square over v1 square लिख सकता हूं, बट व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई इज इंस्टेड द ऑपोजिट कि अब हम लोगों ने इस इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया एंड यू नो दैट v2 over v1 स्क्वायर रूट ऑफ m1 over m2 के इक्वल है. सो व्हाट यू इंस्टेड राइट इज दैट m1 over m2 times the under root of, well this is v1 over v2 and here is v2 over v1, so this should equal the square root of m2 over square root of m1. तो ये रूट टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे, टाइम्स में हो गया आपका r2 over r1 1 के इक्वल है. एंड व्हाट दैट गिव्स यू एज द फाइनल रिजल्ट कि जो हमारे m1 ओवर में m2 होगा दिस इज गोइंग टू बी r1 over r2 का होल स्क्वायर. एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. तो यहां पे जो आंसर है हमारा ऑप्शंस चेक करते हैं.
So here is R1 over R2 का whole square, the fourth option, and that is correct option in this problem. तो ये वाला problem comparatively थोड़ा ज्यादा लंबा था, but it was again a simple problem based on some of the concepts that you have learned in your class 12th या फिर JEE की preparation. Now we are again going to pause the video. Alright, and now we're back once again. अब हम लोग अपना 16th problem solve करते हैं, and this is कि in a simple pendulum of length 10 meter, a string is initially kept horizontal and the bob is released. 10% of energy is lost till the bob reaches the lowermost position. Then find the speed of bob at lowermost position. तो जो 10% की एनर्जी लॉस हो रही है, यू कैन गेस कि ये एनर्जी लॉस हो रही है फ्रिक्शन की वजह से और एयर ड्रैग, वेल विच इज क्लियरली एयर फ्रिक्शन. तो अगर हमारे पास एक बॉब है जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा गया एंड वेल इट इज अ लेंथ एल ऑफ 10 मीटर्स एंड बाद में मैंने इसे यहां से छोड़ दिया एंड इट कम्स डाउन एंड इट मूव्स विद अ सर्टेन स्पीड, से वी राइट हियर, एंड हमें ये स्पीड निकालनी है. हाउ डू यू फाइंड? वेल यू यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने 0 पॉइंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर किया है, दिस इज द 0 पॉइंट जीपीई, तब यहाँ पे आप कंसिडर करोगे इस हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, वेल दैट शुड इक्वल m टाइम्स g टाइम्स l, बिकॉज़ वेल दैट्स द हाइट. नाउ द थिंग इज कि मैंने एनर्जी कंजर्व करने की कोशिश की एंड आई से कि इस पॉइंट की एनर्जी इस पॉइंट के इक्वल होगी एंड हियर इट इज प्योरली काइनेटिक, बट दैट इज नॉट क्विक द इक्वेशन. क्यों? क्योंकि एयर ड्रैग की वजह से एनर्जी लूज हो रही है. सो व्हाट यू इंस्टेड डू इज कि यू फाइंड, आप एक ऐसा फ्रेमवर्क बिल्ड कर सकते हो. अगर 10% एनर्जी जा रही है टिल द बॉब रीचेस दिस लोअर मोस्ट पोजीशन, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो एनर्जी है इसकी आपने सिर्फ 90% एनर्जी कंसिडर किया एंड इस इक्वेशन में पुट कर दिया. So it's basically like instead of putting separate terms for this 10% energy that is being taken out, you say कि ये start ही इसकी सिर्फ 90% एनर्जी से हुआ था and it is going down and you need to calculate the very same thing. So for 90% of energy you basically write 0.9 times m times gl should well equal half times m times v square, and now you find कि जो हमारा v square है this is 0.9 times 2gl और v equals the square root of well this very same term. 0.9 टाइम्स में 2 हो गया टाइम्स g हम लोग 10 कंसिडर कर रहे हैं, टाइम्स में हो गया हमारा दिस थिंग अगेन 10 है. सो इस केस में ये जो हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये 10 मीटर है. सो दिस 10 यहां से ये इसको कैंसिल कर देगा, सो इट बेसिकली बिकम्स 9 ओवर हियर, दिस इज 9. अब इस चीज को मैं कुछ क्या करता हूं कि दिस कैन बी रिटन एज 3 into 3 into 2 into 2 into 5 and this basically becomes 3 into 2 taken outside 6 root 5 meter per second. And 6 root 5 meter per second is going to be our final answer to this problem. And जो हमारा fourth option है will 6 root 5 meter per second, that is our correct option. Next problem देखें. So this is 17th problem and it is something like a bob of mass 900 gram connected with a string of length 1 meter moves in a vertical circular path. Find the tension at its lowest point if it moves at 10 revolutions per minute. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये 10 revolutions पर मिनट से मूव कर रहा है. 10 revolutions पर मिनट, it means 20 pi radian every 60 second. So that basically means pi by 3 radian per second. अब हमसे पूछा क्या गया है कि अगर ये जो हमारा बॉब है 900 ग्राम्स मास का विद स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सो इट इज बेसिकली, इनफैक्ट इसे मैं कुछ ऐसा कंसिडर करता हूं, यहां से इस पॉइंट से कनेक्टेड है कि इस पॉइंट पे हमें टेंशन पूछा गया है. हियर इज टेंशन इन दिस डायरेक्शन, नीचे यहाँ पे mg एक्ट करेगा. वेल यू नो द इक्वेशन इज गोइंग टू बी t माइनस mg इज गोइंग टू बी m टाइम्स में सिर्फ ओमेगा हमसे बताया गया, सो लेट्स कंसिडर m ओमेगा स्क्वायर l इन दीज टर्म्स. मतलब टेंशन बेसिकली हो जाएगी m g प्लस ओमेगा स्क्वायर l के इक्वल, विच इज गोइंग टू बी 900 ग्राम, सो 900 ओवर 1000, इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ
एक चीज यहाँ पे बताई गई है, टेक जी इक्वल्स पाई स्क्वेयर इक्वल्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो यहाँ पे हम लोग जी लिख देते हैं प्लस में, अब जो ओमेगा स्क्वेयर है दिस इज गोइंग टू बी पाई स्क्वेयर ओवर 9, सो इसे मैं अब जी स्क्वेयर लिख सकता हूँ, नो इनफैक्ट जी लिख सकता हूँ, सो प्लस में जी ओवर 9। जो लेंथ है हमारी 1 मीटर है, सो डोंट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, दिस इज जी प्लस जी ओवर 9, सो इट इज 900 ओवर 1000 टाइम्स में दिस इज गोइंग टू बी एज फार एज आई कैन सी 10g ओवर 9, राइट। तो ये 10g ओवर 9 के इक्वल हो गया। नाउ यू कैन कैंसिल आउट दिस वन टर्म, सिंस g को अगर हम लोगों ने 9.8 अब कंसिडर किया है, सो इट्स लाइक 900, इन टर्म्स को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो जो फाइनल आंसर हमें सिर्फ g मिला है, सो दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये हमारा फाइनल आंसर इस प्रॉब्लम का हो जाएगा। वेल जो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है 9.8, ये करेक्ट है। नाउ वन थिंग ओवर हियर, सिंस मैंने यूनिट्स कंसिडरेशन में नहीं लिया, देयर इज वेल अ मीटर ओवर हियर एंड ऑल सच थिंग्स, यहाँ पे किलोग्राम्स है। सो यहाँ पे एक चीज मैंने भूल किया कि ये सॉरी न्यूटन में है, ऑफ कोर्स हम लोगों ने एक्सेलरेशन नहीं बल्कि टेंशन फोर्स निकाला, सो इट इज 9.8 न्यूटन्स, राइट। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, द थर्ड ऑप्शन 9.8 न्यूटन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, दिस हैड बीन अवर वेल व्हाट प्रॉब्लम वाज दिस, ये शायद हमारा 17th प्रॉब्लम था, यू कंसिडर द 18th प्रॉब्लम, एंड दिस इज अ वायर ऑफ लेंथ L and radius capital R, wire is attached to one end and at other and some force is applied, another wire of same material and same length but half the radius in comparison to first wire, half of the force on the wire is applied on second wire, find the ratio of change in length of the फर्स्ट वायर वर्सेस सेकंड। सो दिस इज प्रेटी ब्रोकन इंग्लिश, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एनटीए का ऑफिशियल पेपर नहीं है, दिस इज मेमोरी बेस्ड, सो द इंग्लिश इज काइंड ऑफ ब्रोकन। तो यहाँ पे हमें बताया क्या गया है कि एक वायर है विच हैज वेल लेंथ L एंड रेडियस R, वायर का कैसा रेडियस है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल रेडियस, इसका रेडियस है R, एंड उसके बाद यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, एक एंड को आपने किसी चीज से अटैच कर दिया, एक एंड पे फोर्स लगा रहे हो तो दूसरी एंड से भी उतना ही फोर्स वैल्यू नो लगेगा, सो इट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग यहाँ पे एक फोर्स F लग रही है, यहाँ पे एक फोर्स F लग रही है, एंड दूसरा वायर है जो कि सेम मटेरियल का है एंड सेम लेंथ का है बट हाफ द रेडियस इन कंपैरिजन। तो अब यहाँ पे हाफ रेडियस का हमारा हो गया, एंड इस पे कितनी फोर्स लग रही है, इस पे हाफ ऑफ द फर्स्ट फोर्स लग रही है, सो हियर इज ओनली F/2। तो यहाँ पे इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, सिंस इट इज ओनली कंपैरिजन बीइंग मेड, इससे हम लोग 2F लिख देते हैं एंड इससे F लिख देते हैं, एंड यू से कि दिस इज ऑफ द सेम लेंथ अगेन बट हाफ द रेडियस, तो फाइंड द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वायर। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, वेल यू नो कि F/A इक्वल होगा हमारे यंग्स मॉड्यूलस टाइम्स डेल्टा L ओवर L के, दैट इज हाउ इट्स डन, राइट। तो आपको पता चला कि ये जो फर्स्ट वायर है, एंड आई हैव रिटन दिस जनरल इक्वेशन नॉट स्पेसिफिकली फॉर द वायर्स व्हिच मे गेट कंफ्यूजिंग ऑफ कोर्स, तो मैंने लिखा कि फर्स्ट वायर के लिए यू कैन राइट कि 2F ओवर में ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, दिस इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर इक्वल्स द यंग्स मॉड्यूलस टाइम्स डेल्टा L। अब यहाँ पे डिफरेंट चेंज इन लेंथ हो रही है, वेल यस डिफरेंट चेंज इन लेंथ हो रही है, सो आई विल राइट इट डेल्टा L1 डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ L, वैसे यू कैन राइट फॉर द सेकेंड वायर जिसपे सिर्फ फोर्स F लग रहा है, F डिवाइडेड बाय में, अब यहाँ पे R/2, सो इट इज बेसिकली पाई R स्क्वायर अगेन हो गया, बट डिवाइडेड बाय में क्या है, वेल इट इज 2 जिसका स्क्वायर होके ऊपर आ गया, 4F बाई पाई R स्क्वायर शुड वेल इक्वल गामा टाइम्स डेल्टा L2 ओवर L। अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, यू विल फाइंड दैट डेल्टा L1 over delta L2 should well be equal to this term divided by this term which is equal to 1/2। तो ये जो हमारा 1/2 है हमारे पास, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, सो 1/2 which is the second option is the correct option। अब हम लोग यहाँ पे अपना फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19th, टाइम पीरियड ऑफ SHM 6 pi seconds, find the time taken by particle between x equals 0
to x equals √3/2a। तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हैं विद वेल मे बी दिस इक्वेशन a sin omega t, so we have considered well zero phase angle। अब यहाँ पे अगर a हमारा एम्पलीट्यूड है, यू आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू फाइंड कि अगर टाइम पीरियड इज 6 पाई सेकेंड्स, so what you need to find is कि x equals 0 से x equals √3/2 टाइम्स a जाने तक कितना टाइम लगा। so what you consider is कि आपको क्लियरली पता है v आपका हो जाएगा ओमेगा a cos of omega t, and now I am writing this as 3x dx over dt। so you find कि dx should well equal ओमेगा a cos of omega dt का जो cos of omega t dt इंटीग्रल, एंड यहाँ पे भी इंटीग्रल x इक्वल्स 0 से √3/2 a, एंड यहाँ पे वेल t1 t2। ओके, अब आपको बेसिकली पता चला, इनफैक्ट ये जो मैंने t1 t2 लिखा है दिस विल जस्ट बी इक्वल टू 0 to मे बी सम टाइम t। अब हमें पता चला कि दिस शुड इक्वल √3/2 टाइम्स में a विच इक्वल्स ओमेगा a। अब यहाँ पे आपका हो गया, इनफैक्ट ओमेगा हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हाउ डू वी फाइंड इट? ओमेगा हम लोग फाइंड करते हैं as 2 pi by capital T, and we can relate it to time period, and we find that this is 1/3 radian per second। तो अब मैंने बेसिकली क्या किया, इसको 1/3 से रिप्लेस कर दिया। so this is 1/3, cos का इंटीग्रल करेंगे 1/3, तो यहाँ से 3 ऊपर आ जाएगा, एक 3 ऊपर आया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। देन वेल दिस इज नाउ साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ 1/3 टाइम्स में डेल्टा टी। ओके, अब यहां से a से आपने a कैंसिल कर दिया, यू फाइंड दैट डेल्टा टी शुड वेल बी इक्वल टू 3 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ √3/2। अब साइन इनवर्स ऑफ √3/2 क्या होता है? सो इट इज बेसिकली द एंगल जिसका साइन फंक्शन कंसिडर करते हैं। सो इट इज √3/2 which is 60 degrees, right? so it is pi/3 radians, 3 से 3 कैंसिल हो गया, and this you find as pi seconds, and this is our final answer to this problem। तो यहाँ पे जो पाई सेकेंड्स है, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, पाई सेकेंड्स इज अ करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एंड दिस इज ऑल द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी हैड टू सॉल्व। एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे छूट जाते हैं, हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, बट अगेन कुछ प्रॉब्लम्स छूट गए। किस रीजन से? क्योंकि उनके जो फिगर्स है दीज आर नॉट वेरी क्लियरली विजिबल। तो जहां पे फिगर की बात आ जाती है, दैट नॉट वेरी क्लियरली विजिबल, सो इफ वी विल हैव द सेपरेट क्वेश्चंस मे बी वी कुड अटेम्प्ट इट इन सम अदर वीडियोस। तो टेकिंग दोज क्वेश्चंस असाइड जिनके फिगर्स वी कुड नॉट प्रॉपर्ली सी, वेल हम लोगों ने सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन, एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।